नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम लोग सीडीपीओ और बीपीएससी 67th बीपीएससी के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता चल गया होगा कि हम लोग का जो एग्ज़ाम है या प्री एग्ज़ाम ये अप्रैल में संभावित है। तो जो अप्रैल हम लोग का है तो हम लोगों के पास काफ़ी समय है। अप्रैल में चूँकि एग्ज़ाम होगी तो मैं आप लोगों के एक चीज़ और लेकर आ रहा हूँ आप सभी के लिए कि प्रैक्टिस सेट तो चलेगा ही चलेगा, और हम लोग यहाँ पर एक सार संकलन लेकर आते हैं। ठीक है, सार संकलन चलेगा। और उसके अलावा अभी हम आपका जितने भी पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को लेकर आ रहा हूँ, वो आपका ज्योग्राफी का रहेगा। तो सार संकलन को भी स्टार्ट कर दिया जाएगा कल से नहीं, मतलब मंडे से हम लेकर आ रहे हैं उसको। तो मंडे से आपका प्रॉपर वे में चलेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट पे। ठीक है, बाकी जो है हम लोग बात करते रहेंगे, वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो आइए आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है आपका कि सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था। ठीक है, तो देखिए व्यापार के लिए आपका प्रसिद्ध कौन था, आपका लोथल। लोथल कहाँ पड़ जाता है, ये गुजरात में है। और यहाँ पर जो है किस लिए प्रसिद्ध था, तो यहाँ व्यापार के रूप में आपका उसको हम लोग बोलते थे, जैसे अभी हम लोग बोलते हैं शिपयार्ड, या फिर हम लोग उसको गोदीबाड़ा भी बोलते हैं। शिपयार्ड या गोदीबाड़ा ये सब आपको बंदरगाह का एक उपनाम है। तो ये लोथल किस लिए प्रसिद्ध था, तो व्यापार का मुख्य केंद्र था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए है कि आपका तोलकपियम का विषय वस्तु क्या था। तो ध्यान दीजिएगा, तोलकपियम जो है वो आपका तमिल भाषा का व्याकरण और कविता का ये संग्रह है, व्याकरण का एक पुस्तक है तोलकाव्यम, जिसकी रचना तोल यहां से निकाल लीजिएगा, तोल और कपियर, कपियम इसमें लगा हुआ है, तो तोल कपियर द्वारा इसकी रचना की गई थी। और ये तमिल भाषा का है, सब तरह से मिलता जुलता है। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और कूट का सही उत्तर हम लोगों को चयन करना है। ठीक है, तो देखिए आपका ए है सासाराम में मकबरा, यह किसको डेडिकेटेड है, शेर शाह को। फतेहपुर सिकरी ये किसका है, अकबर का बसाया हुआ है। जमा मस्जिद किसका है, शाहजहां का हो जाएगा। और चार मीनार है आपका कुल्लू कुतुब शाह, यह हो जाएगा कुल्ली कुतुब शाह का हो गया। तो इस तरह से मिलाएंगे तो ए का हो जाएगा 4 4 3 2 और 1, 4 3 2 1, आपका ऑप्शन ए में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन है आपका कि मध्यकाल में कश्मीर का सबसे महान सुल्तान कौन था, जिसे बुदशाह बादशाह यहां बोलेंगे, बादशाह बोला जाता था, बादशाह भी पुकारा जाता था। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपका जैनुल आबिदीन जो है ये कश्मीर का महान शासकों में एक जाना जाता है, इसीलिए इसको कश्मीर का अकबर भी बोला जाता है। ठीक है, कश्मीर का अकबर किसको बोलते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है आपका, जैनुल आबिदीन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भूमि पैमाइश के संदर्भ में भावली का क्या अर्थ है। तो भावली आपको होता है कि ये जो तैयार अनाज के जो मात्रा होती है, अल्प मात्रा, उसको बोलते हैं हम लोग भावली। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मंसूर और माधव किसके दरबार के मुख्य चित्रकार थे। तो ये जहांगीर के दरबार में रहते थे। अगला देखिए है कि अतलमगा भूदान किसे आरंभ किया था, ये देन है आपका जहांगीर का। ठीक है, अतलमगा भूदान किसका है, जहांगीर का है। अगला देखिए है कि परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है, तो देखिए किसमें आपका ज्यादातर माना गया है, तो ये नया और परिष्कृत औजार मतलब कि तेज धार का हो गया, तो ये नया पाषाण में, न्यू पाषाण इसीलिए इसको बोला जाता है। तो ये नया पाषाण युग में जो है वो परिष्कृत औजार मिले थे। 9 का देखिए है कि निकोलाओ मनुची, जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये अंग्रेज के मतलब यहाँ देखिए आपका यह अपने घर से भागकर और यात्रा पे निकल गया था। निकालो मनुची का नाम आपने सुना होगा, मनुची हर जगह ज्यादातर लिखा रहता है। तो मनुची जो है एक आपका वेनिस का आपका ये निवासी था, और ये इतालवी था। ठीक है, ये इतालवी यात्री था जो कि आपका फारस और ये सब राज्यों में भी आपका भ्रमण किया था, एशिया के क्षेत्र में, और ये आपका फारस के। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग।
कह रहा है कि कंडरणीय महादेव मंदिर बनाया था, ये देन है आपका चंदेलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, कह रहा है कि ननकार और बंध क्या है। तो नानकार और बंध जो लगाया जाता था यह एक भूमि लगान हुआ करती थी। तो ये देखिए लगान मुक्त भूमि हो गया आपका, ये लगान मुक्त भूमि जो होती थी उसमें आपको रखा जाता था नानकार और बंध को। अगला देखिए आपका कह रहा है कि मुगलों के शासनकाल में निम्न में से कौन सी शाही दस्तावेज नहीं था। ये आपका खुतबा जो है ये मुगलों के शासनकाल में शाही दस्तावेज के रूप में नहीं था, बल्कि फरमान था, सनद था और निशान था। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि वह कौन सा प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी की शब्दों एवं भारतीय काव्य की कल्पनाओं एवं विषयों का प्रयोग किया है। यह है आपका अमीर खुसरो। अगला देखते हैं, कह रहा है कि मदुरई कुंडवन की उपाधि किसने धारण की थी। ये देन है आपका प्रांतक का, प्रांतक लिया था मदुरई कुंडवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस राजवंश का नाम क्या था जिसने हत्या कर सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या द्वारा ही हुआ है। तो देखिए हत्या वंश जो आएगा ये सबसे पहले पूछ रहा है, तो जिसने हत्या कर आपका हो जाएगा ये शुंग वंश में ऐसा कहानी हुई थी। ठीक है, इसमें कि पुष्यमित्र शुंग स्थापना किया था वो अपना वृद्धरथ को करके, और फिर उसी तरह से आपका अंतिम शासक जो इसका देवभूति था उसकी हत्या वसुदेव करके आपका कंडव, शुंग के बाद कंडव वंश की अपना स्थापना की थी। तो राजवंश का आरंभ भी हो रहा है उसमें आपको किसी को मारकर, और अंत भी हो रहा है किसी को मारकर ही, तो आपका शुंग वंश चला जाएगा। नेक्स्ट है, संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये है आपको कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए आते हैं, कर है शारदा अधिनियम किससे संबंधित है। तो देखिए यह जो है इसमें क्या हुआ था कि जो विवाह की आयु थी पहले लड़कियों का बहुत कम था और लड़कों का भी कम था, जो कि अब आपका 18 और 21 किया गया है। लेकिन उस समय जो शारदा अधिनियम 1930 में आया था वो आपको बाल विवाह के लिए लाया था। पहले देखिए तो यहाँ पर विवाह व्यवस्था हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, बाल विवाह नहीं है। तो ये जो है न्यूनतम आयु इसमें रखा गया लड़कियों का 14 साल और लड़कों का रखा गया न्यूनतम आयु 18 साल। ये था आपका शारदा अधिनियम 1930 का। अगला देखिए कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य चूज करते हैं आपका। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय गान बंकिम चंद्र चटर्जी, देखिए राष्ट्रगीत का है आपका, राष्ट्रीय गान दे रहा है। कह रहा है भारत में सबसे उत्तरी ऊपर का पंक्ति हरा है, नहीं गलत है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गान है, नहीं ये राष्ट्रीय गीत है। फिर स्वतंत्र भारत का ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, जो आपका अंतिम था। कह रहा है कि इसमें तत्कालीन कारण क्या था, जिसमें कि आपका टीपू सुल्तान का मृत्यु भी हो जाता है यही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। और उसका मुख्य कारण था कि टीपू द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं करना। ठीक है, इसी के कारण टीपू सुल्तान को इस युद्ध में मार दिया जाता है। अगला है आपका कि अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 के बंबई अधिवेशन में कितनी भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था। इसमें कुल आपको लिए थे 5 महिलाएं। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहा है कि प्राग ज्योतिष प्राचीन नाम है किसका। तो कामरूप का जो है वो प्रयाग ज्योतिष बोला जाता था। ठीक है, जो कामरूप जो है अभी और एक नया नाम इसका आ गया है। कामरूप को हम लोग शायद कामाख्या के नाम से जानते हैं, जो जगह अभी है। तो ये आप लोग को क्लियर होगा तो कमेंट करके बताइएगा कामरूप का अभी फिलहाल नाम क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है राजगोपालाचारी योजना के बारे में सही कथन कौन सा है। तो इसमें देखिए अनेक कांग्रेस जनों ने विरोध किया था, ये आपका राजगोपालाचारी योजना से संबंधित हो जाएगा। अगला देखिए ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करने का वर्णन किया गया है। तो इसमें मित्र और वरुण जो होते हैं वो आपको बोला जाता है कि ये जो भवन होते हैं इसमें खंभे में निवास करते हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा मित्र और वरुण। अगला देखिए है कि जिन्ना के बारे में सही कथन कौन सा है। तो देखिए पहला होम रूल आंदोलन के समर्थन किए थे
असहयोग का विरोध भी किया था, बैबल योजना अस्वीकार कर दी थी। ये तीनों कथन सही है आपका, ठीक है। अगला देखिए 25 का कह रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण एवं परिषद, जिसको हम लोग NCERT की बात शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1961 हो जाएगी। 26 का क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं का आह्वान करने वाले को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं यानिक, ठीक है। यजुर्वेद के जो मंत्र पढ़ेगा उसको बोलेंगे हम लोग यागिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस वेद में देवताओं का विवरण मिलता है? तो देवताओं का वर्णन आपको अथर्ववेद, यहाँ पर देखिए ऋग्वेद में भी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा दवाओं का, देवताओं हम पढ़ दिए, यही कंफ्यूजन हो गया। तो यहाँ पर देखिए दिमाओं का है, दवाओं देव नहीं है आपका, दवा है, मेडिसिन का। मेडिसिन आपका किस में है? अथर्ववेद में, ठीक है। जादू टोना ये सब रोग निवारण कहाँ है? अथर्ववेद का है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया था? तो ये हो जाएगा आपका सप्त सैंधव प्रदेश। नेक्स्ट देखिए 29 का रहा है कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि द्वारा रचित है आपका। यहाँ पर देखिए भरत केवल लिखा हुआ है ऑप्शन में, इसको हम लोग ले लेते हैं। पूरा नाम आपको मिलेगा हर जगह, यहाँ भरत केवल लिखा हुआ है, भरत मुनि मिलेगा, ठीक है, नाट्य शास्त्र का। अगला देखिए है कि निम्नलिखित में से कौन याज्ञवल्क्य के स्मृति के टीकाकार नहीं है? तो इसमें आपका विश्वकप, औराक और विज्ञानेश्वर ये आपका कुलुक भट्ट जो है ये टीकाकार इसका याज्ञवल्क्य स्मृति के नहीं है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की परतों का सही क्रम आपको दिया गया है? तो देखिए सबसे पहला जो होता है, यहाँ आ जाते हैं हम लोग केवल ऑप्शन में, तो सबसे पहले आपका होता है क्षोभ मंडल, जिसमें कि आपका सभी प्राकृतिक घटनाएं घटती है, जैसे कि हवा बनती है इसी में, बादल बनती है इसी में। जस्ट इसके ऊपर जाते हैं तो हम लोग को मिलता है समताप मंडल, जिसमें कोई भी वायुमंडलीय परिवर्तन नहीं होता है। तो क्षोभ के बाद, क्षोभ देखिए सब में दिया हुआ है, क्षोभ के बाद हमारा होना चाहिए समताप। समताप देखिए एक ही ऑप्शन में है, तो ऐसे ही आप लोग मार लेंगे। और उसके बाद मध्य और फिर तापमंडल हो गया, ठीक है। बहिर्मंडल के अंतर्गत ही आपका तापमंडल भी आता है। अगला देखिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, संसाधन के बारे में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए और कूट का सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो संसाधन जो है वो कह रहा है, पहला स्टेटमेंट है कि संसाधन प्राविधिकी का प्रतिफल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ले लेंगे कि ये सही है, क्योंकि प्राविधिकी के प्रतिफल बोलेंगे तो यहाँ समझना हम लोगों को है कि प्रावैधिकी का मतलब क्या हुआ। तो देखिए यहाँ प्रावैधिकी का मतलब कला होता है, ठीक है। तो देखिए कला के कारण ही कोई भी चीज़ संसाधन बना सकते हैं, जिसके अंतर्गत मान लीजिए कोई शिल्प कला है, कोई वास्तु कला है, तो ये सब संसाधन के में हमारा उपयोग होता है। चाहे स्ट्रक्चर बनाना हो किसी चीज़ का, तो वो बिना उसके हम लोग निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो ये तो आपका सही हो जाएगा। संसाधन जो है ज्ञान की उपज है, बिना ज्ञान का तो कोई चीज़ हो नहीं सकता है। कह रहा है कि संसाधन जो है अलोच होता है, मतलब लोच रहित होता है, नहीं संसाधन में कभी पूर्ति नहीं होगी, तो इसको हम लोग नहीं मानेंगे स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग ले लेंगे, ठीक है। अगला है कि पूंजीभूत संसाधन अक्षय होते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। तो केवल दो ही मिला मेरा, 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है कि निम्नांकित में से किसका सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला है पिट्स जो है ये निम्न कोटि का कोयला होता है। फिर देखिए आपका ये तो स्टेटमेंट सही है। फिर आपका कैंपस जो कर है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, यहाँ पर देखिए कैंपस लिखा हुआ है, कोई बात नहीं यहाँ पर। अगला ये तो सही है, थोड़ा सा कहीं कहीं कंपास लिखा हुआ मिलेगा, तो इसीलिए बोल रहे थे कैंपास लिखा हुआ है, सही बात है। चूंकि आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहाँ पर सी है, क्रोमियम जो है वो खनिज उत्पादन के लिए आपको जाना जाता है, तो ये जो है आपका गलत है, ठीक है। यहाँ पर खनिज ईंधन के लिए क्रोमियम जो है वो उपयोगी नहीं होगा, ठीक है। बाकी देखिए आपका ये तो सही ही होगा, फाजेंडा जो है कोहवा की खेती के लिए आपका उपयोगी है, तो ये आपका सी गलत हो गया इसके अनुसार। अगला देखिए आपका कह रहा है कि सर्वाधिक लवणता पाई जाती है किस में? तो देखिए नाम ही इसका पड़ा है मृत सागर। मृत में मतलब इसमें कोई भी चीज़ नहीं जिंदा बच पाता है, कारण कि इसका लवणता सबसे अधिक है,
ठीक है, इसीलिए हम लोग सर्वाधिक लवणता याद रखेंगे कि कोई भी चीज़ अति होता है तो वो मृत्यु का कारण होता है, इसलिए मृत सागर हो जाएगी। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट का सही चयन करना है। ठीक है, एक तरफ देखिए आपका औद्योगिक प्रदेश है और एक तरफ आपका देश है। किंकी कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये अर्कवाइवा। फिर आपका लॉरेन ओरिनिको का हो जाएगा। फिर देखिए आपका मिडलैंड्स ये कोलारेडी हो जाएगा और न्यू इंग्लैंड जो है ये आपका मारानोन का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मिलाएंगे तो 3142 ऑप्शन देखते हैं। 3142 ऑप्शन आपका बी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शुष्क प्रदेशों में भू निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। यह है आपका अपघर्षण के कारण होती है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से फिर सुमेलित करना है। एक तरफ देश है और एक तरफ उसकी राजधानी है। तो देखिए बोलिविया का हो जाएगा कहाँ, ये लापास। ठीक है, लापास हो जाएगा। अर्जेंटीना का आपका ब्यूनस आयर्स होता है, कहाँ ऊपर में है। फिर आपका चिली जो है वो हो जाएगा सेंटियागो और फिर आपका पेरू जो हो जाएगा वो हो जाएगा लीमा। तो इस तरह से मिल गया मेरा, ये हो जाएगा 2143 2143 ऑप्शन आपका बी नज़र आ रहा है, आपका बी इसके अनुसार करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2, एक तरफ देखिए जनजाति है और एक तरफ आपका राज्य दी गई है। तो आइए हम लोग मिलाते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, अच्छे से देखते हैं ऑप्शन भी। यहाँ पर ये रहा। अब देखिए पहला आपको कह रहा है मुंडा कहाँ का है, तो मुंडा प्रसिद्ध है आपका झारखंड में। टोंडा जो है वो तमिलनाडु का है, टोंडा तमिलनाडु। फिर आपका गारो खासी ये कहाँ पाई जाती है, मेघालय में। ठीक है, और फिर आपका भील हो गया मध्य प्रदेश का। तो इस तरह से मिलाएंगे तो 3 उसके बाद से टोडा का हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तो 3-1 ऑप्शन में आपका 3-1-4-2 की जगह दे रहा है। देखिए अच्छा हम लोग इसको देखें तो 4 नंबर आपका खासी जो हो गया, गारो खासी मेघालय हो जाएगा। तो सी का तो 4 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए आपका ये 4 और 1, इसमें कुछ मिसमैच दिया हुआ ऑप्शन में नहीं मिल पा रहा है। इसको ये क्वेश्चन आपके लिए रहा। ठीक है, आप लोग इसमें एरर ढूंढ के और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसमें शस्य संयोजन प्रदेश सर्वाधिक है। तो ये उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नांकित में से किस नदी का स्रोत मैकल श्रेणी में नहीं है। तो मैकाल हो जाएगा आपका, मैकल लिखा हुआ, मैकाल श्रेणी में नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका महानदी। अगला देखिए आपका कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है। तो यहाँ पर आपका ब्राजील का जो धारा है ये गर्म जलधारा है, न कि आपकी ठंडी। बाकी पेरू, लेब्राडोर और फॉकलैंड ये ठंडी जलधाराएं हैं। अगला है निम्नांकित स्थानों में से किसका वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होती है। तो देखिए जो भूमध्य सागर पे जो आपका विषुवत रेखा या फिर विषुवत रेखा पर पाई जाती है वो क्या होता है कि उसमें तापांतर बहुत कम पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो भूमध्य रेखा से दूर होगी या विषुवत रेखा से दूर होगी उसमें जितना ही दूरी रहेगा उसका तापांतर वार्षिक उतना ही अंतर ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे देखिए दूर आपका कौन चला जाएगा, तो इस ऑप्शन में देखिएगा त्रिवेंद्रम आपका इसमें सर्वाधिक पाया जाएगा चूंकि नीचे चला जा रहा है। 43 देखिए है कि भारवाही पशु लामा जो है ये जो है आपका लामा कहाँ पाए जाते हैं, ये एंडीज में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि इबिनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि सेल का कयांत्रित तुल्यमान रूप है, ये सिस्ट बोलते हैं हम लोग इसको। नेक्स्ट है कि मोनालोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है और ये पड़ जाता है आपका हवाई द्वीप पे। ठीक है, अगला देखिए निम्नलिखित में से किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई थी। उस काल को हम लोग बोलते हैं आपको प्लीस्टोसीन युग। अगला देखिए है कि उपजाऊ मिट्टी जो कृषि के योग्य हैं
में पीएच मान का संभावना, कृषि योग्य जो धरती होती है उसका पीएच मान होता है आपका 6 से 7 के बीच में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पतन रासायनिक उत्पादों के निर्यात एवं आयात के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यह रासायनिक उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है आपका दहेज। ठीक है, दहेज कहाँ पड़ जाता है? गुजरात में। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं 50 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रवाल भित्तियों के अवतलन सिद्धांत के बारे में सही नहीं है। तो इसमें देखेंगे आपका, तो बी ऑप्शन है आपका, इस सिद्धांत के अनुसार प्रवाल कीट छिछले और गहरे महासागरीय जल में बढ़ते हैं। ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है आपका, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो उसको क्या करना पड़ता है? तो पूरी मंत्री परिषद को त्याग देना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज लागू होती है। 53 देखिए आपका, आप आते हैं 52। निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समायोजन किया गया था? तो समायोजन आपका जब भी पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन। अब देखिए एक चीज यहाँ, अच्छा देखिए, मौलिक अधिकार नहीं पूछ रहा है, हमको लगा कि अधिकार पूछ रहा है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़ा गया था आपका किसमें? आपका हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन में। ठीक है, यहाँ 44वां दे दिया है, 44वां भी नहीं होगा। यहाँ देखिए थोड़ा सा डाउट हो गया था, क्योंकि समायोजन का जहाँ तक बात होता है वो आपका 42वां संविधान संशोधन ही होता है। तो 42वां आपका संविधान संशोधन सही है। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि जो आपका शुरू में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन में, इसमें मौलिक कर्तव्य जो है वो आपका लाया गया था 10। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य था, लेकिन वर्तमान में आपका कितना है? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और इसको रखा गया अनुच्छेद 51 के ए में, 51 ए में आपका मौलिक कर्तव्य है, और ये कुल संख्या है 11। और 11 कब किया गया था? तो ये आपका हुआ था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, ये आपका 2002 में हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो देखिए, नीति निर्देशक तत्व जिसमें आपका लोक राज्य का कोई व्याख्या ना मिले उसको हम लोग समझ लेंगे कि आपका, तो देखिए पहला है आपका लोक कल्याण की अभिवृद्धि। यह जो है आपका लोक कल्याण की अभिवृद्धि से जुड़ा हुआ यह स्टेटमेंट तो ठीक है, कार्य करेगा। फिर आपका एक रूप सिविल संहिता प्राप्त करना, सबका मिलेगा, सेंट्रल में मिलता ही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि करना, ये भी आपका सही है। फिर आपका युवकों को रोजगार देना, ये कोई निश्चित नहीं है कि युवक को रोजगार देगा आपका, ये नीति निर्देशक तत्व। अगला देखिए आपका 54 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रीट का अर्थ हम आदेश देते हैं? तो देखिए आदेश का निकलता है वो होता है आपका परमादेश। ठीक है, अगला देखिए 55, यदि भारत वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपना लेता है तो ये आपसे क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ था कि भारत में किस तरह की व्यवस्था है, तो ये संसदीय व्यवस्था है। और इससे अमेरिका है, वहाँ क्या है आपका अध्यक्षात्मक व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर शासन का कार्यकाल क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो देखिए जैसी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था आएगी, इसमें जो है शासन अध्यक्ष का कार्यकाल स्थिर हो जाएगा। ये आपका बोल सकते हैं कि ये लागू हो जाएगी। अगला देखिए आपका है कि जनहित याचिका का अर्थ क्या है? तो जनहित, नाम से ही आपको लग रहा है जनहित होना चाहिए, तो जो सभी के लिए काम करेगा वो जनहित कहलाएगा। तो सामाजिक हित के लिए याचिका हो जाएगा। फिर नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करे, वो भी हो जाएगा। अभिजात्य समूह को प्रतिबंधित देता, तो किसी को प्रतिबंध करने का इसमें चीज नहीं रहेगा। न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास हो, ये तो रहेगा ही भाई, समानता का चीज है। तो 1, 2 और 4 मेरा सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? तो ये अधिकार आपको दिया गया है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति की सहमति से भारत के
मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ठीक है, इस चीज़ का लाइन को ध्यान दीजिएगा, अधीनस्थ जितने भी होते हैं। 58 क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है। अभी आया हुआ क्वेश्चन है। तो शून्यकाल जो है वो प्रश्नकाल के जस्ट बाद होता है। ठीक है, तो प्रश्नकाल का अंत हुआ और कार्यसूची में जैसे ही दूसरे विषय बीच आ रहा है तो उसमें उठाया जाता है आपका प्रश्नकाल। ठीक है, प्रश्नकाल के अंत में ये होता है आपका शून्यकाल। ठीक है, आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आपका 59, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये स्पीकर करेगा। ठीक है, और बुला कौन सकता है, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुला सकता है, ये कमेंट हमें जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला है कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज को संवैधानिक आधार तत्व प्रदान किया गया था। तो ये है 73वां आपका, जिसमें कि पंचायती राज संवैधानिक प्रदान किया था स्थान। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान ने लागू किया था। अगला है कि किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन किया था। तो ये है आपका सरकारिया आयोग। इसके बारे में हम लोगों ने पहले पिछले सेट में भी शायद इसके बारे में चर्चा की थी मैंने। अगला है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है, वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है कंडीशन उसका है कि सार्वजनिक मामलों में अनुभव रखने वाला, सबसे पहला कंडीशन कि वो रखता हो, सार्वजनिक मामला में उसका अनुभव हो। नेक्स्ट है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो ये जो है जो आपका चलता है वो उद्यम होता है, और उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर हम लोग निजी क्षेत्र या फिर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी निर्धारित कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका है कि ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। माने हमको विश्व से कोई लेना नहीं, हम अपना प्रोडक्शन अपना खपत करेंगे। तो ये होता है बंद अर्थव्यवस्था या फिर समृद्ध अर्थव्यवस्था। 66 है कि अधिकांशतः प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है। तो ये होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र। प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा जो भी बनेगा वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाएगा। अगला देखिए है कि राष्ट्रीय आय में शामिल किए जाते हैं। तो भूकंप पीड़ितों के वित्तीय सहायता नहीं, जेब खर्च भी नहीं, पुरस्कार भी नहीं, नए मकान का निर्माण हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पता लगेगा कि आदमी के पास कितने पैसे थे, तभी तो वो घर बनाया। अगला देखिए कि अंतरण अदायगी में शामिल कौन सा होता है। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट में क्या होगा। तो ये जो है किसी मित्र से प्राप्त हो सकता है पैसा, ठीक है, दे देगा तो वो अंतरण अदायगी हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। तो ये है आपका CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO। नेक्स्ट आपका 70 भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा किया जाता है। तो ये आपका वित्त मंत्रालय करेगा आर्थिक सर्वेक्षण। नेक्स्ट है आपका कि मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था। तो ये प्रोड्यूस आपका सबसे देखिए महबूब उल हक द्वारा जारी किया गया था। अगला देखिए आपका है कि भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर दो चीज याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ शुरू में जो था लेखा वर्ष जो था वो होता था आपका जनवरी से दिसंबर, लेकिन इसको बदल कर दिया है कब, जुलाई से जून। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। लेखा वर्ष इसका कितना होता है, जुलाई से जून। ठीक है, मार्च से अप्रैल कभी मत मारिएगा, क्योंकि वो बहुत पहले की बात है। अब वर्तमान में जो है वो चलते आ रहा है, हालांकि ये बहुत पहले से है, लेकिन इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये होता है लेखा वर्ष जुलाई से जून। अब देखिए एक चीज और बताते चले कि एक और भी, हालांकि जो अप्रैल से मार्च आपके दिमाग में घूम रहा है, ये अगर किसी को पता हो तो ये कमेंट करके जरूर बताइएगा होता है, नहीं तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग थोड़ा इसको निकालेंगे कि क्या होती है। अगला देखिए किसी स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती है। तो उसको हम लोग फोकस से जैसे ही हटेगा तो
उसको हम लोग बोलेंगे कि पहले बन गया लेंस से तो उसको बोलेंगे कि निकट दृष्टि दोष है। और दूर की चीज़ें फोकस से अगर बाहर बने तो वो हो जाएगा आपका दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है। और पहले बन रहा है तो सॉरी इसको बोलेंगे दूरदृष्टि, दीर्घ दूर दोनों लिखा है, दूरदृष्टि दोष बोलेंगे। लेकिन पहले बन जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। अब देखिए कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु कितनी होती है। तो देखिए पहली चीज है कि यह जो है आपका 25 सेंटीमीटर जो है स्पष्ट दूरी का होता है, ठीक है। लेकिन जिसका दीर्घ दृष्टि है, कहने का मतलब कि उसका फोकस बन जा रहा है पीछे, तो वो क्या करेगा 25 सेंटीमीटर से कम रहेगा तब उसका निकट बिंदु मैच कर पाएगा। नहीं, आपका इसमें कम नहीं ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा रहेगा तब जाकर उसका पहले बनेगा, चूंकि यह व्यक्ति का दीर्घ दृष्टि दोष है। दीर्घ दृष्टि मतलब कि बाहर बन जा रहा है, तो और दूर करेंगे तब जाकर उसको स्पष्ट नज़र आएगी। 75 देखिए कर रहा है कि जूम लेंस क्या होता है। तो जूम लेंस आपको एक परावर्ती फोकस दूरी द्वारा होता है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। तो सबसे कम आपका हो जाएगा वाई किरण, ठीक है, चूंकि सबसे कम पूछ रहा है। अगला देखिए 77 क्वेश्चन है, कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन तय करता है। तो ये आपका अपर्चर जिसको हम लोग द्वारक बोलते हैं। 78 क्वेश्चन है कि मोटर कारों में हेड लाइट की चौंध को हटाने के लिए, ठीक है, उसको क्या किया जाता है। तो यहाँ पर पोलराइड उसमें यूज़ किया जाता है कि वो थोड़ा सा हमारे डायरेक्ट किरण जो है न पहुँचे पेनिट्रेटिंग फॉर्म में, ठीक है। अगला देखिए आपका किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंक देते हैं जब, तब तालाब में क्या होता है कि उसके पृष्ठ पर उठने वाली लहरें जो होती है इस तरह से उठ उठ के चलने लगती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये आपका एक अनुदैर्घ्य में भी चलेगा और एक अनुप्रस्थ में भी चलेगा, ठीक है, दोनों हो जाएगी इसमें। अगला देखिए 80 नंबर है कि प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है। तो जो कम मात्रा में ज़्यादा दे, तो सबसे ज़्यादा देता है आपका ईंधन हाइड्रोजन। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक के फॉर्म में देखेंगे इसमें आपका मृतिका जो है वो आपका हो जाएगा प्लास्टिक फॉर्म। 82 देखिए कर रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्य अवस्था में होते हैं। ये चीज बताया था मैंने, 0 डिग्री, 4 डिग्री और -4 डिग्री, इन तीनों का क्या कहानी है, ठीक है। चलिए यहाँ थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो 0 डिग्री वो अवस्था होती है जहां पर जल और बर्फ दोनों एक समान व्यवहार करते हैं, ठीक है। मतलब कि अभी बर्फ बनना स्टार्ट हो जाती है, जो दोनों देखिए बर्फ का क्रिस्टल और जल का क्रिस्टल जो है वो साम्य अवस्था में होगा, ठीक है, दोनों एक अंतिम पोजीशन पे जाता है 0 डिग्री पे। 4 डिग्री पे क्या होता है कि यह बर्फ आपका यहां से जो है 4 डिग्री से आपका ये होता है, सॉरी यहाँ देखिए ये जो होता है आपका 4 डिग्री पर ये कंडीशन होता है और 0 डिग्री पे जम जाता है, और -4 पे जो होता है वो क्या होता है प्योर ठोस बन जाता है, माने एकदम जटिल हो जाएगा। जो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं तो वो होता है 4 डिग्री जो कि वो आपका जम गया है, तो -4 हो जाएगा। जो जमा हुआ चीज़ ठोस फॉर्म में रहेगा वो -4 होता है। 0 डिग्री आपका स्टार्टिंग होता है, 4 आपका मैक्सिमम पॉइंट होता है जहाँ से कि ये स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ से पूछ रहे हैं आपका, आते हैं आप क्वेश्चन पे कर रहे हैं 0 डिग्री से पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त करेंगे तो दाब बढ़ाने से क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा इफेक्ट पड़ जाएगा कि ये देखिए इफेक्ट इस पर डालेंगे तो कोई पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये आपका प्रेशर से मुक्त हो जाएगा, तो कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि वो बर्फ बन चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जब दाब बढ़ता है तो जल का क्वथनांक बिंदु, जैसे कि ऊपर जाते हैं तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर दाब क्या होता है कम होता है, कम होता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है। तो जब दाब बढ़ जाएगा तो क्वथनांक क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगी, ठीक है, वो हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए जब दाब बढ़ जाएगा तो जल का क्वथन बिंदु भी आपका कम हो जाएगी।
क्वथनांक जो है वो आपका कम हो जाएगा। नहीं, यहाँ कम नहीं बोलेंगे, यहाँ आपका ओहो देखिए हम बोले सही, लेकिन आपका जब ऊपर जाते हैं तो वो देर से उबलता है, मतलब जीरो यहाँ पर 100 डिग्री है, ठीक है। प्रेशर जब ज़्यादा है, समझेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा है तो यहाँ नीचे चूँकि प्रेशर ज़्यादा है तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका उबल रहा है, और ऊपर जाएंगे तो ये कम हो गया, तो कम हो गया तो वहाँ ये क्या हो जाएगा आपका 100 से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तब ये उड़ पाएगा। तो उसी लिए पूछ रहा है कि आपका क्वेश्चन क्या था कि जब दाब बढ़े, ठीक है, दाब बढ़ेगा माने दाब जब ज़्यादा रहेगा, तो पूछ रहा है आपका कि इसमें क्वथन बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्वथन बिंदु पे भी आपका प्रभाव कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 से पहले उबल जाएगा। आपका सी ही सही हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। हमको लेकिन इसमें डाउट लग रहा है, आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके हमारा भी डाउट क्लियर कर दीजिएगा कि क्या सही है या फिर बढ़ता है या फिर घटता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर है शुष्क बर्फ किसका ठोस होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला देखिए कर है कि भाप अंगार किस गैस का मिश्रण होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भाप, मतलब कि हाइड्रोजन सबसे डेंजर होता है उष्मा के लिए, तो हम लोग हाइड्रोजन यूज कर लेंगे। अगला देखिए है कि जल गैस, तो सेम चीज़ है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो CO2 के साथ में आपका जब जल गैस पूछेगा तो हमारा इसमें हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सा है, तो बहुत सारा चीज से मिलकर बना है भिन्न भिन्न तरह का, वो है आपका अग्नाशय। अगला है कि स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो इसमें आपका वही हो जाएगा, ये यकृत लीवर जो होता है यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट है कि जब कोई एकल जीन से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है, तो इसको हम लोग बहुप्रभावी बोलते हैं। एक से ज़्यादा है तो बहुप्रभावी हो जाएगा। अगला देखिए है कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था, तो ये आपका एफ बेंटिंग द्वारा इंसुलिन का खोज किया गया था। अगला देखिए है कि ACT हार्मोन स्रावित होते हैं, ये आपको कहाँ से होंगे, तो ये आपका पीयूष ग्रंथि से होती है। अगला है कि न्यूरॉन क्या है, तो ये देखिए रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है, और ये होता है तंत्रिका तंत्र का, ठीक है, आधारभूत इकाई बोल सकते हैं। क्या बोल, ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका कह रहा है कि श्वसन का निर्माण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है, तो ये है आपका मेंडुला ऑब्लिगेटा, ठीक है। ये जो होता है मेंडुला का ही, साफ तौर से मेंडुला ही ज़्यादा यूज होता है। तो मेंडुला जो होता है हमारे मस्तिष्क के पिछले भाग में पाया जाता है, जहाँ की ये पूरे मस्तिष्क का नियंत्रक होता है। अगला है कि जमीन के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, यह है आपका तंत्रिका तंत्र में कोई भी आपका विभाजन नहीं होगा। अगला है कि श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है, तो हम लोगों ने पढ़ा होगा कि श्वसन जो होता है एक ऑक्सीडेशन होता है, मतलब कि अपचायी प्रक्रिया होगा। अगला है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो देखिए सबसे लंबी कोशिका का अगर बात करें तो हमारे पूरे शरीर में आपका फैला हुआ है वो है आपका रक्त कोशिका, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे लंबी के तौर पे हम लोग ले लेंगे, रक्त से भी ज़्यादा हम लोग लेंगे, सॉरी यहाँ पर तंत्रिका दिया हुआ ऑप्शन डी में तंत्रिका कोशिका, तो तंत्रिका तो हमारे हर पार्ट्स में ही है, तो ये भी आपका सबसे बड़ा हो जाएगा आपका तंत्रिका तंत्र। क्लियर है, माफ़ी चाहेंगे यहाँ नीचे हम ऑप्शन नहीं देख पाए थे, अभी ऊपर ही मार दिए थे। तो ये सब एग्जाम में भी गलतियाँ हम लोग कर देते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन हम लोग को पूरा देखना चाहिए और उसके बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कराए संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, यह आपका पेरिस फ्रांस में अवस्थित है। अगला है कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब की गई थी, यह आपका 10 जनवरी 1920 हो जाएगा। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है, तो अस्थायी जो भी चुने जाते हैं, जितने भी अस्थायी तो 5 देश हैं आपका, जैसे कि चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका है, और जो अस्थायी होती है उसमें 10 होते हैं, जिसका कि आपका कार्यकाल केवल 2 वर्षों की होती है।
अगला है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये आपका सुरक्षा परिषद के सिफारिश पे महासभा द्वारा की जाएगी। अगला है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपका 322 ईसा पूर्व में माना जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य इसके माने जाते हैं संस्थापक। अगला है कि बिहार से प्राप्त होने वाली अशोक के स्तंभ लेख कौन से हैं? ठीक है, बिहार रिलेटेड क्वेश्चन अब आपका चल रहा है। तो यह आपको है रुक्मिणी का। ठीक है, अगला देखिए है, कह रहा है कि अजातशत्रु ने किस राजा के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मुसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? अजातशत्रु। ठीक है, तो यह युद्ध था आपका लिच्छवियों के विरुद्ध, जो कि इसमें युद्ध में शामिल किया गया था, रथ, मुसल और फिर आपका महाशिला कंटक। अगला है कि शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? ये आपका जलाल खां का था। अगला देखिए 105 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष सिकंदर लोदी से पराजित होकर जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने बिहार में शरण प्राप्त की थी? तो ये आपका 1419 की घटना है। अगला है कि बिहार के प्रशासन को चलाने के लिए कब एक अंग्रेज निरीक्षक नियुक्त किया गया था? तो ये 1769 में हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक ठीक सुमेलित है? तो देखिए यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जो है वो सिताब दियारा से रिलेटेड थे, आपका छपरा में पड़ता है। आपका राजेंद्र प्रसाद, ये देखिए सिवान जीरादेई हो जाएगा, जीरादेई से इनका संबंध है। फिर आपका लुनचुन पांडे जो हैं ये भागलपुर से पढ़ते हैं, पाटलिपुत्र दिया हुआ है। और फिर देखिए आपका कौटिल्य जो है ये कह रहा है आपका, यहाँ पर देखिए एक चीज है, कौन सा सुमेलित, इसमें तो कोई नहीं मिला। आपका कौटिल्य जो है ये आपका तक्षशिला जो कि पड़ जाता है आपका पाकिस्तान का क्षेत्र, तो यहाँ पर तो कोई भी आपका नहीं मिला, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ के जेल की दीवार फांद कर भागने में सफल हुए थे? तो ये बहुत ही प्रिय घटना है जो हजारीबाग की कांड के नाम से भी जानते हैं। जयप्रकाश नारायण जो है वहां से भाग गए थे, जेल के दीवार कूद कर ही। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा है कि बिहार में शहरी स्थानीय निकाय जो आपका चलता है, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत, तो कह रहा है कि इसकी चुनाव अंतिम बार कब हुआ है? ये आपका 2007 में, मई 2007 हो जाएगा। अगला देखिए कि बिहार में वार्डों की संख्या, देखिए बिहार रिलेटेड डाटा जो बोले थे याद रखिएगा, तो ये है 2963। नेक्स्ट है आपका कि बिहार राज्य में कहाँ से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है? तो ये मुंगेर से हो जाएगा आपका। यहाँ पर मुंगेर में देखिए आपका दिया हुआ ऑप्शन, खड़गपुर की पहाड़ी, ये मुंगेर में पड़ती है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि अवरक प्रधान शिष्ट चट्टानें जिले के किस समूह में पाई जाती है? किस किस जिला में पाया जाता है? तो ये देखिए जमुई, फिर नवादा, बांका, आपका डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला देखिए है कि बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट पत्थर पाई जाती है? तो ग्रेनाइट आपको मिलेगा जमुई, मुंगेर, बांका, ये सब में। अगला है कि बिहार के पूर्णिया बेसिन के 4 जिलों में किसके द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की पूर्ण क्षेपण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई है? यह है आपका तेल और प्राकृतिक गैस कॉर्पोरेशन। अगला देखिए है कि बत्तख के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये आपका नगी डैम जो है बत्तखों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में बिहार का स्थान 8वां है। अगला देखिए 17 है कि आपका मनरुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये सबसे ज़्यादा दरभंगा में पाई जाती है। अगला है कि बिहार के किस नगर में सिगरेट का कारखाना है? सिगरेट आपका है मुंगेर में। अगला है कि जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार के नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? यह आपका पड़ जाता है, यहाँ देखिए
कम बराबर का तो कम है आपका। अगला देखते हैं 120 नंबर का है कि भारत में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2011 में ये आंकड़ा कितनी थी, तो 61% था शिशु मृत्यु, अब तो बहुत कम हो गई है। अगला है कि गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये हो जाएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला है कि पटना स्थित विश्वविख्यात खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना ये कहाँ है, आपका क्वेश्चन आया हुआ है। खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ है, पटना में है, ठीक है। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1891 में। अगला है कि बजट में महिला उद्यमियों का कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, तो इसमें दिया जाएगा आपका 5 लाख महिलाओं को। और अगला है कि महावीर पुरस्कार के लिए बिहार के किस व्यक्ति को चुना गया है, तो ये है आपके यशवर्धन कुमार, यहाँ पर आनंद सर को दिया गया है महावीर पुरस्कार। आपका सुपर 30 के जो संस्थापक है उनको दिया गया है, आपको आनंद कुमार हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यशवर्धन कुमार सिन्हा नहीं है, आनंद कुमार है, ठीक है। सुपर 30 पॉपुलर है, फिल्म में आप लोगों ने देखा होगा। अब देखिए महावीर पुरस्कार में कितना दिया जाता है राशि, तो 10 लाख है, इस चीज़ को भी जान लीजिए। अगला है कि हाल ही में निवासी और प्रवासी भारतीय वैज्ञानिक शिक्षणविदों के लिए कौन सा अनूठा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, तो ये मनाया गया था वैभव शिखर सम्मेलन। अगला देखिए है कि निम्न में से किसने हाल ही में जम्मू में मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया है, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया था। अगला है कि मेट्रो मैन ई श्रीधरन ने किस राजनीतिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, तो ये बीजेपी में गए हैं। अगला है आपका कि हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के बीच पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी, तो ये है आपका राजस्थान सरकार। अगला है कि निम्नलिखित में से किस बैंक के पूर्व एमडी आदित्य पुरी को कार्डिल ग्रुप में एशिया बिजनेस के लिए सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है, ये हैं आपके HDFC बैंक के एमडी रह चुके थे। अगला है कि भारत की महिला पहलवान जो रितु फोगाट है, उन्होंने सिंगापुर में लगातार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है। यह उनका लगातार कौन सा खिताब है, तो 3 लगातार आप इनका ये तीसरा था। अगला है कि केंद्र सरकार द्वारा सैनिक स्कूलों में OBC को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई है, तो इसमें 27% आपका आरक्षित कर दिया गया। अगला है कि भारत ने गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के किस देश के फैसले को खारिज कर दिया है, ये था आपका पाकिस्तान का। अगला है कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास के कौन से संस्करण के पहले चरण की शुरुआत हाल ही में बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम में की गई थी, तो ये है आपका 24वां। अगला देखिए है कि प्रियंका राधाकृष्णन किस देश में मंत्री पद पर आसीन होने वाले भारतीय मूल की पहली सदस्य बन गई हैं, ये हैं आपके न्यूजीलैंड के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 135 है कि किस देश के सांसद डिओआर्टे पच्चेको को वर्ष 2020 से 23 के लिए IPO का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यह है आपके पुर्तगाल के। अगला है कि जोहरान ममदानी हाल ही में कौन से साउथ एशियन बन गए हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क टेस्ट असेंबली में सीट जीती है, ये है आपके सबसे पहले हैं। अगला है केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में कौन से अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन करने की घोषणा की है, ये है आपका 13वां। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किस देश के मशहूर तैराकी कोच डॉन टैलबोट का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ये आपका फ्रांस के थे। 139 है कि भारत में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश करने पर ब्याज लाभांश दीर्घावधि के पूंजीगत लाभ से 100% छूट देने वाला पहला सॉवेरिन वेल्थ फंड है, तो ये आपका अबू धाबी हो जाएगा। अबू धाबी का आपका है SWF, मतलब MA, ये रेडवुड IRSC जो भी है। अगला देखिए है कि भारत में निम्न में से किस देश के साथ 2 से 6 नवंबर 2020 में अब तक सबसे बड़े नौसेना अभ्यास मालाबार में भाग लिया है,
तो देखिए यहाँ पर कुछ आपका कूट दिया हुआ है और कूट के अनुसार हम लोगों को देना है। तो देखिए इसमें सबसे जो है सब भाग लिया था जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये सब लिए थे भाग आपका, इसीलिए ये पॉपुलर हुआ था। अगला देखिए यह है कि लैंडिंग कार्ड टुगेदर का संबंध निम्नलिखित में से किसमें है। तो ये देखिए गैर बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सूक्ष्म लघु जो हम लोग एमएसएमई बोलते हैं उसके अप्रतिभूति ऋण वितरित करने हेतु है। अगला देखिए 142 है कि पूर्वोत्तर के किस राज्य में केसर की खेती प्रारंभ किए जाने की परियोजना प्रारंभ की गई है। यह है आपका सिक्किम। अगला है कि एम सीरियस नवोन्मेष कार्यक्रम 3.0 जो वर्जन है इनमें से किससे संबंधित है। ठीक है, अब देखिए इसमें कूट शायद दिया हुआ है और कूट के अनुसार हम लोग को इसको चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट है कि अटल नवोन्मेष मिशन स्यूरस रूस के बीच में हुआ। फिर आपका 7 से 21 नवंबर 2020 तक चलने वाला, ये भी सही है आपका, दोनों आपका। तीसरा देखिए भारत और रूस के विद्यार्थी ने ऐप डेवलपमेंट, तो तीनों का तीनों सही है आपका। ऐसे भी स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन है लगभग सही होगा। ठीक है, अब देखिए 144 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उद्यमी देश का सबसे बड़ा दानदाता 2020 में रहा है। तो आपका अजमी प्रेमजी एवं इनके परिवार जो है वो सबसे बड़ा दान देने वाले आपको 2020 के लिस्ट में शामिल हुए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 145 नंबर क्वेश्चन है आपका। ये रहा क्वेश्चन, कर रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिकेट टीम विजेता रहा है। किस टीम ने जीता था, आपका मुंबई इंडियंस ने। ठीक है, अगला देखिए आपका यहाँ अगला क्वेश्चन है कि भू-स्थैतिक सहयोग हेतु बुनियादी, नेक्स्ट है आपका भू-स्थैतिक सहयोग हेतु बुनियादी आदान प्रदान सहयोग समझौता बेका पर 27 अक्टूबर 2020 को निम्न में से किस देश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये है आपका भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि बुकर प्राइज 2020 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। तो सागी बेन को दिया गया है। अगला है कि नवंबर 2020 में भारत के निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक जो है, यहाँ पर छूट गया है, मिसटाइप हुआ है, प्राकृतिक जो है स्थल को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो ये है आपका लोनार क्रेटर और ये आपका सुर सरोवर, दोनों हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का आया हुआ क्वेश्चन है, सुर सरोवर है, और महाराष्ट्र का आपका लोनार क्रेटर हो जाएगा। ए और बी दोनों ले लेना है। अगला देखिए आपका है कि परम सिद्धि क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो यह देखिए भारत का एक सुपर कंप्यूटर है, ये तो क्लियर है आप लोगों को। तो आपका भारत में विकसित ये आपका सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन इसमें नहीं ले पाया है, ये लास्ट था आपका। मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए आप अपना तैयारी जारी रखिए। जय हिंद।